अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल 6.26 तक हम कर चुके हैं। आज हमने एग्जाम्पल 6.27 से स्टार्ट करना है। टू फेयर डाइस, वन रेड एंड वन ग्रीन, यानी कि फर्स्ट जो आपका डाई है वो रेड है, सेकंड ग्रीन है, आर थ्रोन, लेट ए डिनोट द इवेंट, रेड डाई शोज एन इवन नंबर। आपका जो फर्स्ट डाई है उस पर जो है इवन नंबर आना चाहिए रेड डाई पे, और बी इवन दोनों डिफाइन कर दिया। ग्रीन डाई शो 5 और 6, ठीक है, 5 या 6 आए सेकंड डाई पे ग्रीन पे। शो डेट द ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब सबसे पहले तो आपने इवेंट ए और बी और को लिख लिया, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इसके दरमियान में कुछ कॉमन है या नहीं। ये रेड डाई है जो इवन नंबर शो करेगा, जो सेकंड डाई है आपका ग्रीन वो शो करेगा 5 या 6, और इंटरसेक्शन का मतलब इनके दरमियान में कुछ कॉमन है कि वो ग्रीन यानी कि 5 और 6 भी आए और इवन नंबर भी हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। अगर आपके पास दो फेयर डाइस हो तो आप सैम्पल स्पेस 36 बनती है आपकी, ये वाली। ठीक है, ये 36 आपकी सैम्पल स्पेस बन चुकी है। तो इसमें आपने सबसे पहले जो आपका रेड डाई है उसमें उन्होंने कहा है कि इवन नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आए जो आपका, ये देखिए दो पॉइंट्स है ना, 1 1 1 2, इसका मतलब है जो फर्स्ट पे है वो इवन नंबर आए। अब ये हमारी जो ये है रो, सेकंड रो, ये हमारी आ रही है, इसमें इवन नंबर जो है फर्स्ट पे आ रहा है। सेकंड थर्ड पे जो है इसमें भी और आ रहा है, ये नहीं हमने लेना। फोर्थ वाली जो है इसमें भी हमारा फर्स्ट आए पे इवन नंबर आ रहा है, हमने ये ले लिया। नेक्स्ट है फिफ्थ, इसमें भी हमारा फर्स्ट जो है डाई पे ओड नंबर है तो इसको भी हम नहीं लेंगे। 6 1 6 2, इसमें हमारा इवन नंबर आ रहा है फर्स्ट पे, तो हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे ये 6 + 6 + 6 18 हमारे हो गए इवन नंबर के। ठीक है, रेड डाई में फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पे उन्होंने कहा है कि बी इवेंट आपका है कि आपका जो है 5 और 6 आए सेकंड प्लेस पे। अब 5 और 6 इन दो जगह पे आ रहा है जो सेकंड प्लेस पे, तो हम ये वाला भी ले लेंगे। अब ये हमारे पास हो जाएंगे 12। ठीक है, बी इवेंट के हमारे पास हो गए 12 नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब ए इंटरसेक्शन बी में है कि हमारा जो ए में आया हो और बी में भी आया हो, इन दोनों के दरमियान में कुछ कॉमन हो। अब हम उसके पॉइंट भी निकाल लेते हैं। अब ये फर्स्ट में हमारा ये नहीं आया हुआ, सेकंड में देखेंगे ए में भी आया हुआ है और बी वाले इवेंट में भी आया हुआ है, तो इसका मतलब दो ये हो गए। थर्ड वाला भी नहीं आया हुआ। फोर्थ वाले में भी ये दोनों इवेंट हमारे ए में भी आए हैं, बी में भी। फिफ्थ में भी नहीं आया, सिक्स में भी हमारा ए में आया है और बी इवेंट में भी आया है, तो इसका मतलब 6 पॉइंट्स कॉमन है हमारे, जो ए में भी आए हैं और बी में भी आए हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ए के आगे 18 पॉइंट्स, बी के 12 पॉइंट्स, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों के दरमियान में कॉमन कितने हैं, 6 पॉइंट्स। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं हम दोबारा से। ये आ गया हमारे यहाँ पे, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट कर ली, 18 / 36, यानी कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 1/2। बी की कैलकुलेट की तो 12/36, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किया तो ये भी 6/36, ये भी 1/6 हो गया। इन तीनों को जो बेसिकली हमने देखना है कि इंडिपेंडेंस के लिए हमने ये चेक करना होता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल आई, इन दोनों को जब अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमने ये देखा है हमारा ये इस तरह से इक्वल आ रहा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन मीन 1/6 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 1/6 हो जाता है। इस तरह से हमारे आपस में इक्वल आ रहे हैं, इट्स मीन कि ये ए और बी इवन आपस में हमारे इक्वल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। 6.28 एग्जाम्पल है हमारे पास। लेट ए बी द इवेंट दैट फैमिली हैज चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस एंड बी। अब ए इवेंट आपने उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आपने जो है फैमिली में जो है बोथ सेक्सेस के चिल्ड्रन है। बी इवेंट दैट फैमिली हैज ऑलमोस्ट वन बॉय। ठीक है, बी इवेंट है आपका कि फैमिली का जो एटमोस्ट वन बॉय होना चाहिए। इफ अ फैमिली known to have 3 children then show that a and b are independent event। नंबर 2 पे आपने करना है 4 children then show that a and b are dependent event। अब डिपेंडेंट इवेंट वाला तो आपके कोर्स में नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का हम कर देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में। अब सबसे पहले तो आपने जो है लेट बी भी डिफाइन बॉय, आप बी जो है उसको बॉय के लिए और जी को गर्ल के लिए डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, बी अब हमारे पास टोटल जो है वो कितने हैं,
बॉय और गर्ल दो हमारे पास पॉसिबल वे हैं, जिस तरह से हमने पीछे भी देखा था, डाई के देखा था तो वो 6 थे, कॉइन का देखा था तो वो 2 थे। अब दो पॉसिबल वे हैं बॉय या गर्ल के, और हमने कितने टाइम इसको देखना है, 3 टाइम, ठीक है। 3 उसके बेसिकली 3 चिल्ड्रन जो है इसके, हमारा यहाँ पे पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे, 8। 8 हमारी टोटल सैम्पल स्पेस होगी। ये सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस बना ली कि हमारे हो सकते हैं कि तीनों बॉयज़ आ जाएँ, 2 बॉयज़ 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल, इस तरह से ये इसकी प्लेस चेंज की, दरमियान में गर्ल आ गया, फिर स्टार्टिंग में आ गया, फिर 2 गर्ल्स आ गई, फिर उसके बाद गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, फिर गर्ल गर्ल गर्ल। अब ये इसके पॉसिबल वेज हैं आने के 3 चिल्ड्रन के। आपने शो करना है 2 इवेंट्स, ए आपका होना चाहिए बोथ चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्स। अब इसमें बोथ सेक्सेस की ये जो बॉय बॉय इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इसके अलावा सब में है बोथ सेक्सेस। आपने ये सारे लिख लिए पॉइंट्स। बी बट आपका उन्होंने बताया था कि आपका एटमोस्ट 1 बॉय होना चाहिए, ठीक है। एटमोस्ट 1 बॉय का मतलब है आपका यहाँ पे भी एक 1 बॉय आ गया, ये 1 बॉय और इस तरह से आ गया कि आपका जो है, और एटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि एक या इससे कम बॉय आने चाहिए। सॉरी, एटमोस्ट का मतलब है यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है, एटमोस्ट का मतलब है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू बॉय, यानी कि या तो एक बॉय हो या ना हो। तो अब ये देखिए इन्होंने एक जहाँ पे बॉय था वो, और जहाँ पे कोई भी बॉय नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज ले ली। आपके बी इवेंट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इनके दरमियान में कुछ कॉमन है, तो अब इनके दरमियान में कॉमन जो है 3 पॉइंट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखे ये आपस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होगा कि आपके जो ये कॉमन पॉइंट्स और इन दोनों इवेंट्स को आप जब आपस में देखेंगे तो इक्वल आना चाहिए रिजल्ट दोनों का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास हो गया 3/8, ठीक है। ये 3/8 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4 हो गया, यानी कि 6 थे डिवाइडेड बाई 8, 3/4 कर लिया। ये 4/8 था, 1/2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 3/8 आ गया। तो इसका मतलब है ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। नेक्स्ट जो सेकंड वाला वो आपका डिपेंडेंस के लिए था। बेसिकली उसमें भी आपने बताना था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या डिपेंडेंट इवेंट है। तो ये भी आप कर सकते हो कि 4 चिल्ड्रन आपने लेने, यहाँ पे आपने 3 के रिस्पेक्ट से सैम्पल स्पेस बनाई थी, वहाँ पे 4 के रिस्पेक्ट से बना लोगे और ए और बी के इवेंट्स को चेक कर लोगे। इसको भी हम देख लेते हैं। द सैम्पल स्पेस एस फॉर अब 2⁴ होकर ये 16 आ जाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम। अब इसमें यह है कि हो सकता है चारों जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें बॉयज़ आ जाए, या फिर हो सकता है 3 बॉय 1 गर्ल हो जाए, फिर जो हो सकता है 2 बॉय फिर गर्ल फिर बॉय आ जाए, इस तरह से, यानी कि इनकी जो है प्लेस चेंज होकर ये डिफरेंट आपके 16 आउटकम बन जाएंगे, ठीक है। अब आपने ए इवेंट आपका क्या है कि दोनों सेक्सेस के आएंगे, यानी कि इसमें जिसमें सारी गर्ल्स थी सारे बॉयज़ थे, इसके अलावा ये सारे इवेंट्स सारे आ गए हमारे आउटकम में। इवेंट में बी में आपका था कि एटलीस्ट 1 बॉय, इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू 1 बॉय, या तो एक बॉय हो या ना, या कोई बॉय ना हो। तो आपके ये वाले इवेंट्स भी हमने इस टोटल सैम्पल स्पेस से निकाल के ये भी लिख लिए, बी भी आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों के दरमियान में जो चीज़ें कॉमन थी, तो हमारे 4 पॉइंट्स इन दोनों के दरमियान में कॉमन आ गए। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख ली। हमारे पास टोटल 16 थे, उसमें से 14 ही आ गया, 14/16 किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास थे 5 और डिवाइडेड बाई 16 आ गया। इन दोनों के दरमियान में कॉमन 4 है, तो 4/16 आ गया। इस तरह से आपने फिर बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक किया कि ये आपके इंटरसेक्शन के इक्वल आ रहे हैं, नहीं तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब है कि आपके दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है ये। नेक्स्ट थ्योरम 6.8 में आपने देखा इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अभी जो हम क्वेश्चन किया उसकी तरह से लिखते हैं कि अगर आपके ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो उनको हम सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने करना नहीं है थ्योरम, बस आपको स्टेटमेंट पता हमसे किस तरह से ये आता है रिजल्ट। अब इनको भी देख लीजिएगा, अगर ए बी को इस तरह से लिखते हैं, ये आपके इंडिपेंडेंस के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो इसको भी इस तरह से आप लिख सकते हो कि ये आपने बस देख लेना है इनका रिजल्ट क्या आता है, आपने प्रूफ नहीं करना है। 6.29 है हमारे पास एग्जांपल। Two cards are drawn from a well shuffled ordinary deck of 52 playing cards. Find the probability that they are both aces if the first card is replaced and not replaced। अब फर्स्ट वाला जो है आपका वो इंडिपेंडेंट का केस है, सेकंड वाला आपका डिपेंडेंस का केस है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बेस पे करता है। हम सेकंड वाला पार्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले को देख लेते हैं।
आपका ए इवेंट उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आपने क्या करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो हमारा इवेंट हो जाता है। आपका ए है यहाँ पर ए इवेंट डिनोट एस, अब ऑन फर्स्ट रो एंड बी डिनोट द इवेंट एस ऑन सेकंड रो। अब सबसे पहले तो आपने जो है रिप्लेसमेंट, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट, क्योंकि रिप्लेस कहा तो उन्होंने ए और बी को जो आपने देखा कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, बोथ कार्ड्स को ड्रॉ किया, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी को फर्दर आप स्प्लिट करके लिख सकते हो। तो ये आपका जो बेसिकली एस आ जाएगा 4/52 इंटू 4/52, ठीक है। फर्स्ट इवेंट में भी आपका एस 4/52, फिर आपने जैसे कि आपके पास देखें एक कार्ड 52 थे, उसमें से आपने 4 एस को निकाल लिया तो वो 4/52 हो गया। दोबारा से उन एसेस को रिप्लेस कर दिया इवेंट बी के लिए, फिर दोबारा उसमें से 4 एसेस निकाल लिए, तो टोटल 52 ही रहे हमारे पास, और फिर 4 एसेस, ठीक है। ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/69 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल 6.31। इसमें भी आपने इंडिपेंडेंस चेक करनी है। अ पेयर ऑफ डाई, फिर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है। अब इसमें ट्वाइस टाइम आपने किया तो 36 आपका आउटकम हो गया जो होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 5 एंड 11। आपका जो 5 और 11 एंड आ गया ना आपका, अगर और आता तो आपने प्लस करना था, एंड का मतलब है आपने की मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये जो आपका ये वाला इंडिपेंडेंस वाला रूल लगना है। आपने ए इवन लिखा कि आप जिसका 5 टोटल आता है, बी इवन जिसका टोटल 11 आता है, फिर उसके दरमियान में देखना कुछ कॉमन है भी या नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो टोटल ऑफ 5 ऑन फर्स्ट रो एंड टोटल ऑफ 5 ऑन सेकंड रो कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने बी इवेंट को भी फर्दर स्प्लिट कर लिया इन दोनों में, कि फर्स्ट रो में और सेकंड रो में। तो नेक्स्ट आप देखते गए कि जो आपका फर्स्ट रो में आया था 4/36 होंगे आपके, जो जिनका सम 5 आ रहा होगा। उसके बाद B2 में क्या आ जाएगा आपका, और टोटल ऑफ 11 आपका 2/36, यानी कि जिसका 11 सम आ रहा होगा वो 5 6 6 5 दो ही इवेंट होंगे, ये आ जाएगा प्लस। उसके बाद आप उसकी जो है प्लेस चेंज होगी, हो सकता है कि फर्स्ट पे ये वाला आ जाए 2/36 और सेकंड पे आ जाए 4/36, यानी कि यहाँ पे प्लेस चेंज हुई है जैसे इनकी। इन दोनों को ऐड किया और इस तरह से हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 6.31, ये लास्ट एग्जांपल है। The probability that a man will be alive in 25 years is 3/5। अब आपने ए इवेंट डिफाइन कर लिया कि मैन अलाइव होगा, तो उसकी 3/5 प्रोबेबिलिटी है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ विल बी अलाइव इन 25 years इज 2/3। इसकी वाइफ की प्रोबेबिलिटी जो अलाइव करने की वो 2/3 होगी, यानी कि आपने सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी सेपरेट कर ली। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर 1 है बोथ विल बी अलाइव। बोथ विल अलाइव का मतलब है कि आपने इन दोनों के दरमियान में इंडिपेंडेंस ए और बी की तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है, आपने इन दोनों को अलाइव देखना है, यानी कि दोनों में कॉमन हो कि दोनों ही अलाइव हो। तो आपने ये इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास ऑलरेडी गिवन था, तो आपने ये फाइंड कर दिया। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है ओनली द मैन विल बी अलाइव, यानी कि मैन अलाइव होगा और वुमेन अलाइव नहीं होगी। इसका मतलब है ए आपका होगा और बी में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी अलाइव नहीं होगा। इन दोनों को फर्दर हमें पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हमने इस तरह से लिख लिया उसको, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3/5। ए की जगह पे आ गया और बी की जगह पे आपका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 माइनस बी, 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट था वो लिख दिया, तो ये भी 1/5 आ गया। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, ओनली द वाइफ विल बी अलाइव। ओनली वाइफ विल बी अलाइव के लिए भी आपने इसी तरह से कर लेना कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि बी अलाइव होगा वाइफ, और जो है हस्बैंड अलाइव नहीं होगा। इन दोनों को भी इस तरह से फर्दर लिख लिया, एक की जगह पे एक की वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह पे बी, और ए कॉम्प्लीमेंट की सॉरी वैल्यू थी वो पुट कर दी, और इन दोनों को भी जो कैलकुलेट करके फर्दर देख लिया। फोर्थ पार्ट में उन्होंने कहा है एटलीस्ट वन विल बी अलाइव, यानी कि कम से कम जो है एक उसमें अलाइव होगा। इसका मतलब है एटलीस्ट वन विल बी अलाइव का मतलब है ये यूनियन का केस हो गया। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और उन दोनों के दरमियान में जो कुछ कॉमन हमने ऊपर निकाला था वो लिख दिया। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास आ जाएगा नीदर विल बी अलाइव इन 25 years। अब दोनों ही अलाइव नहीं होंगे, तो इसका मतलब है ये दोनों का जो है इंटरसेक्शन के साथ आ गया कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी जो है बेसिकली
इसके दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, और हमारे पास ये फर्दर सिंप्लीफाई करते ही आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मैं मार्क करवाती हूँ जो आपने करने हैं। ये इसके जो है एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी सारे देख लीजिएगा। A simple event is include one and only one outcome. कंपाउंड इवेंट में आपके पास दो या ज़्यादा आउटकम होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पे आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज, आपको बताया था कि वन होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसकी रेंज होती है 0 से 1 के दरमियान में, ना वो नेगेटिव हो सकती है ना वो 1 से बड़ी हो सकती है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी मेथड इज अप्लाइड टू एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज इक्वल आउटकम, ठीक है। ये एमसीक्यू अच्छी तरह से देख लेने हैं। The relative frequency method is applied to an experiment that does not have equally likely outcome and but has repeated the experiment. Which of the following values cannot be probability of an event? 1.75 आपको पता है 1 से जो बड़ी होती है वो probability नहीं होती है। In group of 400 families, 300 own houses. अब 300 को 400 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.75 आ जाएगा। नेक्स्ट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैन नॉट अकर टुगेदर, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपका जीरो हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में, एग्जिस्ट नहीं करता है कॉमन पॉइंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो आपका ट्रू क्या होगा, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इन दोनों को आप जो है ऐड करेंगे। आपका अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता तो आपका ये वाला जीरो हो जाता है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे ये 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब है ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसके दरमियान में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट भी है वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये हमारा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इन द रिटन एज, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको कंडीशनल वाला केस किया भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब होता है इन दोनों के दरमियान में कुछ भी कॉमन नहीं है। यूनियन ऑफ इवेंट का मतलब आप और की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। इंटरसेक्शन का मतलब आप एंड के साथ लिखते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी ए एंड बी जो है इस तरह से लिखी जा सकती है। नेक्स्ट आपको मैंने 6.6 क्वेश्चन कहा था करने के लिए। A pair of dice is roll, list the element of the sample space। अभी मैं हम जो sample space यूज़ कर रहे थे एक पेयर ऑफ डाइस की 1 1 1 2 1 3 वो जो 36 आते थे वो लिखना है। नेक्स्ट आपका 8 नोट का सम इज लेस देन 5, आपने वो लिखना है जिसका सम लेस देन 5 होगा, ठीक है, वो आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट बी इवेंट आपने डिफाइन कर लिया 6 अकर्स ऑन अदर डाई, ठीक है, जिनका जो है 6 आएगा डाई के ऊपर आपने वो लिख लेना आधे चल गए, यानी कि 1 6 आ जाए या 6 1 आ जाए, दोनों में से किसी भी प्लेस पे उसका 6 आ जाए आपने वो वाले लिख लेना है। इवेंट ए और इवेंट बी लिखने के बाद लिस्ट द एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू इवेंट ए और इवेंट बी, आपने बस इवेंट ए और इवेंट बी को जो है बता देना इवेंट ए में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, इवेंट बी में ये आ रहे हैं, बस जस्ट ये आपका। टू डाई आर रोल, लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ द डोर्स ऑन फेसेस शो इज ओड, अब एंड बी बी द इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट 1 3 शोन। अब इसमें आपका जो है सबसे पहले तो आपने इवेंट ए और बी के पॉइंट्स लिख लेने हैं। इसमें आपने जो है ए और बी इवेंट को डिफाइन करना है, बाद में आपने इंटरसेक्शन और यूनियन इनका सिंपल जो मैथ में करते हैं वो लेना है। ए इसमें हमारे पास हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आपने बाकी खुद लिस्ट कर लेने हैं। ए मेरे सम ऑफ द डॉट्स ऑन फेसेस शोज, अब जिसका ओड सम आएगा आपने वो लेना है, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा जिसका सम ओड होगा 3, नेक्स्ट आ जाएगा 5 7 9 और 11, ये हमारे पास जो होंगे जिनका सम ये हो जाएगा। हमने ये वाले इवेंट लिख लेने, फॉर एग्जाम्पल ये आ जाएगा हमारे पास जिसका सम 3 होगा 1 2 या फिर 2 1 आ जाएगा, इसमें 5 वाले में आ जाएगा हमारा 1 4 या फिर 4 1 आ जाएगा। 7 जिसका सम होगा वो 1 1 6 आ जाएगा, नेक्स्ट 6 1 आ जाएगा, 3 4 4 3, इस तरह से डिफरेंट आपके जो है आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं जो जिनका सम आपका ये आ जाएगा ओड नंबर। बी में आपने लिखना है जिसका एटलीस्ट 3 शो हो एक साइड, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 3 आता है आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है 2 3, थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा 3 1, पॉइंट आपका आ जाएगा 3 3 3 4 3 5, यानी कि कम से कम एक उसका जो है 6 आना चाहिए, दोनों भी 6 आ सकते हैं और कम से कम एक 6 भी आना चाहिए। इस तरह से आप जो है ये अपना ए और बी इवेंट दोनों को डिफाइन करके लिख लेंगे। इनको लिखने के बाद आपने
इनके दरमियान में इंटरसेक्शन यूनियन कैलकुलेट कर लेना। ए और बी का यूनियन का मतलब है इनको आपने जो कंबाइन करके लिख देना होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इनके दरमियान में जो कुछ कॉमन है वो लिखना है। नेक्स्ट आता है इसके बाद 6.7 आपकी एग्जांपल है। इसमें आपने कॉम्बिनेशन परमुटेशन बताना है 3 लेटर्स का और 4 लेटर्स टोटल है। तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन के लिए क्या आ जाएगा आपका 4C3 और इसके लिए आ जाएगा 4P3। नेक्स्ट इसके बाद अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, ये 15 टोटल है। इसमें से 3 ऑफिसर्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज बी चूजन। इसका मतलब है कोई ऑर्डर आ रहा है हमारा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, आप 15 इस पे ऑर्डर जिसमें मैटर करता है उसमें परमोटेशन लगाते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15P3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आ जाएगा ऑफिसर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इसका मतलब इसमें परमोटेशन लगेगा। तो 15 टोटल है, 15P3 इसमें से सिलेक्ट करना है, 15P3 आपने कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में कमेटी 3 मेंबर्स हैं, तो उसका मतलब है आपने 15C3 करना है। मेंबर्स किसी भी उसमें आ सकते हैं ऑर्डर में। नेक्स्ट 6.8 है हाउ मैनी डिफरेंट ब्रिज हैंड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ऑर्डिनरी 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब इसमें प्लेइंग कार्ड्स आपने बताने हैं, ब्रिज हैंड में आपने आज में 13 कार्ड होते हैं हमारे पास। ठीक है, ब्रिज यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्रिज हैंड, इसमें 13 कार्ड होते हैं हमारे पास। आपने इसमें क्या करना है 52C13, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कॉम्बिनेशन हमारा इसमें लगेगा। इस क्वेश्चन में जैसे आपने 52C13 जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख दीजिए। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन करना है 16.12। आपको क्वेश्चन करना है explain what is wrong with each of the following statements. An investment counselor claimed that the probability that the stock price will be 0.61 remain unchanged is 0.38 और go on 0.25। आप देखें सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमारे पास 1 होता है। अभी हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा 1 से एक्सीड कर जाएगा सम। तो इसका मतलब है ये इवेंट हमारे पास सही नहीं है। हेंस द इन्वेस्टमेंट कंसेलर्स क्लेम इज रॉन्ग। तो इसका मतलब इसका क्लेम जो है रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट की फॉर्म में जैसे बताना है। सेकंड में इफ टू coins are tossed there are 3 possible outcomes, 2 heads and 1 head and 1 tail and 2 tails, hence the probability of each event is 1/3। 1/3 आ जाएगा। अब इसमें जो है हमने बेसिकली जो हेड जो 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम आते हैं, तो 3 तो आते ही नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे 1/3 दिया है, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम होते हैं हमारे पास। हेड हेड के आने के, या हेड टेल के आने के, या दोनों टेल्स के आने के 1/4 होता है दोनों हेड और दोनों टेल के आने के। और जो एक हेड एक टेल आने के 1/2 होता है। तो इसका मतलब ये क्लेम भी रॉन्ग है। द प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन ट्रक ड्राइवर वुड बी हैव नो 1, 2 or more accident during year 0.9, 0.01, 0.09। यह जो हमारा सी पार्ट है इसमें भी आप जब सम करेंगे सारे प्रोबेबिलिटीज का तो ये 1 एक्सीड करेगा। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, डी पार्ट में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/6 फॉर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए बी एंड सी। अब इसमें भी आप देखेंगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज आपको एक्सीड कर जाएगा 1 से, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब इसमें आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नंबर 1 है आपका एन ओड नंबर अपेयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ फेयर डाई। अब सिंगल टॉस में आपके पास आउटकम क्या आता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आपके पास टोटल सैंपल स्पेस आती है सिंगल के केस में, और पेयर के केस में आपको पता है वो 36 बन जाता है। ये आपकी सैंपल स्पेस होगी। आपने बताना है इसमें से ओड नंबर कितने हैं। तो ओड नंबर आपके पास 1, 2 और 3। 3/6 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट के पार्ट में। द टोटल एंड द सम 8 अपेयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ पेयर ऑफ फेयर डाइस। अब फेयर डाइस में आपको पता है 36 टोटल होते हैं और 8 अपेयर्स जिसका सम होगा। अब ये आप जब करेंगे क्वेश्चन तो आपके पास आप देखेंगे जिसका 8 सम आ रहा है, जिनका 8 सम आ रहा है वो आपके पास होंगे 5, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2। इस तरह से आपके पास ये 5 हो जाएंगे 5 पॉइंट्स, तो 5/36 आ जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड अपेयर्स इन टॉस ऑफ फेयर डाइस।
अब इसके पास आपके पास आप जब जो है फेयर कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, तो 3 टाइम, तो आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 कितने इवेंट्स बन जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर 3। इट्स मीन आपके पास टोटल सैंपल स्पेस 8 पॉइंट्स बनेंगे और उसमें से आपने बताना है एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि कम से कम आपका जो है एक हेड आए या उससे ज़्यादा आए। तो आप ये देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसे जिसमें आपका हेड या अदरवाइज सब में आ रहा है, एक हेड या उससे ज़्यादा। तो जिसमें टेल टेल तीनों टाइम होगा, सिर्फ उसमें आपका हेड नहीं आ रहा, अदरवाइज सब में आ रहा है। तो 7/8 इसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है अ किंग एस जैक ऑफ क्लब्स आर कॉइन ऑफ डायमंड अपीयर इन द ड्राइंग ऑफ अ सिंगल कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब इसमें आपने बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने बेसिकली जो है किंग एस और जैक ऑफ क्लब के आने की। ये जो है किंग एस और जैक ऑफ क्लब, ठीक है, 3 इवेंट्स हैं आपके पास। किंग आपके कितने होते हैं टोटल आपके पास, किंग आपके पास टोटल होते हैं 4, एस भी आपके पास 4 होते हैं, और जैक ऑफ क्लब का मतलब है कि आपके पास जो क्लब में जैक होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये आपके पास 4 आ जाएंगे, ये भी आपके पास 4 आ जाएंगे, ये आपके पास 1 आ जाएगा, और कोइन ऑफ डायमंड भी आपके पास 1 होगी। ठीक है, इस तरह से आपने इन सबको जो है इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10/52 आ जाएगा, यानी कि 4 4 1 1। इनका आंसर 10/52 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 6.14 का बी पार्ट, इसमें आपको कहा है अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ कंटेनिंग 10 रेड है आपके पास, 30 वाइट है, 20 ब्लू है, 15 ऑरेंज है मार्बल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है ऑरेंज और रेड। ऑरेंज और रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब टोटल आपके पास यहाँ पे कितने सैंपल बन गए, सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये 75 हो गए। इसका मतलब है रेड के आने के 10/75, 10/75 प्लस और लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्लस करना है। ऑरेंज के आने के कितने हैं 15/75। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड में है उसके बाद नोट रेड और ब्लू, आपका जो है रेड और ब्लू ना आए, तो इसका मतलब है आपका आपने जो है नोट रेड, रेड का नहीं आना है और ब्लू का भी नहीं आना है। इसका मतलब है वाइट का और ऑरेंज का आप कैलकुलेट कर लेंगे, 30 + 15 45/75 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपने वाइट का बताना है, तो वाइट का क्या है आपका 30/75। रेड वाइट ब्लू इन तीनों वाले को ऐड कर लेंगे, तो आपका इस तरह से ये चारों का आंसर आ जाएगा 60/75। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 6.15 का ए पार्ट। आर टू टू डाइस आर थ्रोन, अब आप जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 36 आउटकम आते हैं, और वेरियस टोटल नंबर्स ऑफ डॉट्स आर टर्न अप, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ डॉट्स विल टोटल एटलीस्ट 4। अब आपने हर एक उसके आने के चांसेस तो आपको पता है 1/36 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ डॉट्स विल एटलीस्ट टोटल 4, जिनका जो है एटलीस्ट 4 सम आई उससे ज़्यादा है, तो आपने वो बताना है। तो अब ये आप जब सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू 4 निकालते हो, तो वो 3/36 होगा, क्योंकि आपके जो है सम जिनका 4 आ रहा है वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। एक तो आपका वो होगा 1 3, नेक्स्ट 2 2 और 3 1, इस तरह से 3 पॉइंट्स होंगे। जिनका सम आपका 5 आ रहा है वो 4 पॉइंट्स होंगे। जिस तरह के आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप 4 से 12 तक जो है हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके आने के चांसेस क्या हैं। नेक्स्ट उसके बाद बी पार्ट है शो दैट अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, इसमें भी आपके 30 का आउटकम है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज इक्वल टू द थ्रोइंग मोर देन लेस देन 7। जब आप कैलकुलेट कर वो जो है अपना पूरा लिख लेंगे, तो आपने दूंगे वाला टोटल सैंपल स्पेस आपके 36 पॉइंट्स बनेंगे। ये देखिए ये आ गया हमारे पास। उन्होंने कहा है जिसका सम लेस देन 7 है, जिसका सम
ग्रेटर देन 7 और जिसका सम इक्वल टू 7 आपने वो पॉइंट्स बताने हैं। अब ये जो है लेस देन सम हमारा जो 7 आ रहा है यहाँ से ये है, ये पॉइंट्स है जिनका सम लेस देन 7 आ रहा है। तो ये कितने बन रहे हैं? 15 पॉइंट्स बन रहे हैं जिनका सम लेस देन 7 आ रहा है। सिमिलरली जिनका सम ग्रेटर देन 7 आ रहा है वो भी दोनों पॉइंट्स को ऐड करें तो जिनका सम ग्रेटर देन 7 आ रहा है ये भी 15 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, वो भी 15, ये भी 15। बाकी रिमेनिंग जो दरमियान वाले हैं इनका सम एग्जैक्टली 7 आ रहा है। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 हो गए। ठीक है, लेस देन का भी 15, ग्रेटर देन का भी 15 और इक्वल टू का 6 हो गया। यहाँ से हमने ये लेस देन का इक्वल टू का कैलकुलेट करके बता भी दिया और उनको बता दिया कि आपस में इक्वल आए, और एग्जैक्टली 7 का भी हमने बता दिया कि हमारे क्या आ रहे हैं 6/36। नेक्स्ट इसके बाद आता है 6.16 का ए पार्ट। टू डाइस आर थ्रोन, लेट ए डिनोट द इवेंट, द सम ऑफ द अपर फेस नंबर इज odd and the b event at least one ace. Assuming the sample space of 36 points, list the sample points which belong to event A इंटरसेक्शन बी, ए बी ए। अब ये आपने पहले तो ए इवेंट ए और बी को कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद आपने जो है इनके ये यूनियन और इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लेना। तो एक आपके पास है सम जिनका अपर फेस है। अब इसमें आ जाएंगे हमारे पास जिनका एटलीस्ट 1 एस आएगा, तो 1 2 2 1 3 1 4 1 इस तरह से कि हमारे सारे सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे। बी में जो है हमारे पास इवेंट है बी इवेंट उन्होंने खुद ही डिफाइन करके बता दिया एटलीस्ट 1 एस, तो इसका मतलब है 1 1 1 2 1 3 1 4, जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 1 आ रहा हो हमने वो ले लिए। इस तरह से ये दोनों आप सैम्पल पॉइंट्स बना लेंगे। नेक्स्ट आप जो है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ये सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास बी बी पार्ट है हमारे पास 6.16 का। टू डाइस आर रोल, इसमें भी हमारे 36 आउटकम हो जाएंगे। लेट ए डिनोट द इवेंट, सम इज 8। अब जिनका सम 8 आता है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 के सारे आ जाएंगे जिनका सम 8 आ रहा है। बी इवेंट डिफाइन करके उसके पॉइंट्स पे लिख लेंगे द सेम नंबर, जैसे कि 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। आपके दोनों इवेंट ए और बी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन के साथ और फिर यूनियन के साथ। ठीक है, ये फार्मूला हमने इंटरसेक्शन का भी देखा हुआ है। इंटरसेक्शन में तो ये जो कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे दोनों के दरमियान में वो लिख लेंगे। यूनियन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी करके लिख लेंगे। यूनियन का फार्मूला आपको पता है, ऐसे लिखते हैं आप। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल 6.18 6.17 आपके लिए थोड़ी सी हेक्टिक हो जाएगी, उसको रहने 6.18 देखते हैं। इन सिंगल थ्रो ऑफ टू फेयर डाइस, इसमें भी 36 आउटकम आ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ numbers on the dice is between 6 and 18 both inclusive and divisible by 4। अब आपने ये वो नंबर बताने हैं जिनका जो है प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 8 और 16 के दरमियान में। अब जैसे कि 4 2 3 3 2 4 5 2 4 3 3 4 5 2 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, ये आप जब 12 नंबर्स आएंगे 12 पॉइंट्स, जब आप सैम्पल स्पेस टोटल लिख लेंगे उसमें से आप खुद मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे जिनका 8 और 16 के दरमियान में सम आ रहा है, आप वो पॉइंट्स लिख लेंगे। तो वो आपके 12/36 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड आपका हो जाएगा डिविजिबल बाय 4। अब डिविजिबल बाय 4 का मतलब है जिसको आप डिवाइड कर सकते हो 4 से, जैसे कि 4 1 पॉइंट इनको आप मल्टीप्लाई करो तो ये 4 आएगा आंसर। 1 4 का भी आंसर 4 4 2 का 8 आ जाएगा, 2 4 का भी 8। जैसे जिनका आंसर डिविजिबल बाय 4 होगा आप वो पॉइंट कैलकुलेट कर लोगे, वो आपके 15 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है इसके क्वेश्चन नंबर 6.19। elaborate the statement that two mutually exclusive events compare the probabilities। अब ये आपने इस तरह की एग्जांपल भी की थी। compare the probabilities of at least 1 6 in 4 tosses of fair die, what is the probability at least 1 double 6 14 of 2 fair dice। इसमें आपने बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है इवेंट ए के लिए आपने कैलकुलेट करनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो आपके पास आ जाएगी -1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ
सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट से। अब ए कॉम्प्लीमेंट का उन्होंने आंसर बता दिए इसमें 5/6 रेज टू पावर 4 करेंगे आप, ठीक है। 6 इन 4 टोस, इसका मतलब 4 आपका जब आपने 4 टाइम टोस करना है। 5/6 इसका आंसर है, उसको रेज टू पावर 4 के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में आपने उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 1/6 अकर, 1/6 अकर उन्होंने यहाँ पे 24 टोसेस कहा है इसमें। तो इसका आपका प्रोबेबिलिटी अब बी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 35/36। 35 टोटल है, वो 36 टोटल है जिसमें से 35 इवर्स और उसके 24 पावर ले लेंगे आप, ये आपके पास सेकंड के लिए आ जाएगी। सी पार्ट में उन्होंने कहा है कंपेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 9 विद द टोटल ऑफ 10 व्हेन द पेयर डाइस आर टॉस्ड वंस। इसमें भी टोटल आउटकम तो आपके 36 आ गए हैं, लेकिन आपने नेक्स्ट बताना है जिनका जिसका आपका जो है सम 9 आर, एक मिनट इसको रीड करें पहले। ये आप नहीं करेंगे, इसमें 3 डाइस को बेसिकली थ्रो किया है। सेकंड तक आपके कोर्स में 2 डाइस को थ्रो करना, सिंगल और डबल पेयर ऑफ डाइस को। नेक्स्ट 6.20 फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड 2 आर ड्रॉन रैंडमली, इसका मतलब 52 टोटल एंड 2 उसमें से और ड्रॉ किए गए हैं। फाइनल प्रोबेबिलिटी दैट वन इज अ किंग एंड अदर इज अ क्वीन। अब आपका जो किंग और क्वीन आपने कैलकुलेट करना, तो इसका 4C1 इंटू 4C1 डिवाइड बाई 52C, आपका ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा। 4C1 आपका जो है किंग आए और क्वीन आए 4C1, इन दोनों में से 1 आ जाए और टोटल आपका क्या है 52C2, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखना हमेशा जो आप ड्रॉ कर रहे होते हैं इन दोनों को मिलाकर ये आपका इक्वल आना चाहिए, और जो ऊपर वाला है इसका भी सम इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे हम वो लिखे या ना लिखे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 52 में से 8 जो है सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा आपका 46 में से 0 कैलकुलेट करें तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहें तो आप वो भी ले सकते हो 46C0। नेक्स्ट आपका 6.20 का बी पार्ट है। अ सेट ऑफ 8 कार्ड्स आर ड्रॉन, 1 जोकर and 1 A and B are 2 players. A chooses 5 cards at random, B chooses remaining 3 cards. What is the probability that A has the joker? अब आपने इसमें बताना है टोटल आपके पास कार्ड्स हैं 8, जिसमें से 1 जोकर है और 7 नॉन जोकर है। अब आपने चूज़ क्या करना है, 5 कार्ड्स आपने चूज करने हैं, बी टेकिंग रिमेनिंग 3 कार्ड। बट द प्रोबेबिलिटी ए हैज जोकर, आपका ए जो है वो जोकर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेंगे 1C1 इंटू 7C4 डिवाइडेड बाई 8C5, ये हमारा इस तरह से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कैलकुलेट। हमने एक ही जोकर की कैलकुलेट करनी है, तो जोकर हमारे पास 1 ही है। 1C1 इसका मतलब रिमेनिंग नॉन जोकर आएंगे 7C4 डिवाइडेड बाई 8C5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 6.21 और 12 एग्स इन रेफ्रिजरेटर 2 आर बैड, इसका मतलब 2 बैड हैं और गुड कितने हैं, ये टोटल है ना हमारे पास, तो 10 गुड हैं। फ्रॉम दिस एग्स आर चूजन एट रैंडम टू मेक अ केक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, नंबर 1 है आपके पास क्वेश्चन, एग्जैक्टली 1 इज बैड। अब एग्जैक्टली 1 बैड की आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? बैड आपके पास 2 है तो उसमें से 1 आएगा, 2C1 इंटू 10C2 डिवाइडेड बाई 12C4। आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का 2C1 इंटू 10C, टोटल आपने कितने इसमें से ड्रॉ किए हैं कार्ड, और सॉरी वो एग, तो 10C3 रिमेनिंग कार्ड का मतलब गुड आ जाएंगे, और टोटल आपका क्या है 12C4, ये आपका टोटल आ जाएगा ए पार्ट में। बी पार्ट में कहा एटलीस्ट 1 इज बैड, ठीक है। एटलीस्ट 1 बैड को हम रिवर्स करके भी कर सकते हैं, 1 माइनस नो बैड।
1 माइनस नो बैड करके हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस नो बैड के लिए क्या आ जाएगा, अभी जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 1 बैड की थी, अब नो बैड के लिए आप कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, इसमें हमारे पास नो बैड में इसका मतलब है 1C0, यानी कि बैड हमारे सॉरी हम 2 थे, 2C0 बैड कोई भी नहीं आना है, 2C0 हो जाएगा और गुड जो है वो चारों आ जाएंगे। 10C4 डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 12C4। इस तरह से आपके पास सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 6.21 का बी पार्ट, अ सर्टेन कर्टन ऑफ एग्स हैज 3 बैड, इसमें 3 आपके पास बैड है एग्स हैं, 9 गुड एग्स हैं, इसका मतलब टोटल आपके पास 12 ही हैं। एन ऑमलेट इज मेड ऑफ 3 एग्स, इसका मतलब है आपने रैंडमली चूजन आर जो है आपका 3 है, 3 को चूज किया आपने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नंबर 1 एंड नो बैड एग्स, कोई भी जो है बैड एग नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, नो बैड एग्स। बैड आपके पास 3 है, लेकिन उन्होंने कहा है फर्स्ट पार्ट में नो बैड एग्स, दिस मीन 3C0 कोई भी बैड एग नहीं आया, और यहाँ पे गुड वाले में से कितने आ जाएंगे 3, 9C3 और टोटल आपका हो जाएगा 12C3। मैंने आपको बताया था कि जो ये नीचे वाले पॉइंट हैं दोनों को सम करें तो ये नीचे वाला पॉइंट आना चाहिए, इन दोनों को सम करें तो ये 12 टोटल बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सेकंड पार्ट में लिखा है एटलीस्ट 1 बैड एग। एटलीस्ट 1 बैड एग को फिर हम दोबारा से रिवर्स के फॉर्म में करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गुड नो बैड एग, नो बैड एग करेंगे। इसको भी आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस अभी ऊपर हमने कैलकुलेट करके जो आंसर निकाला होगा हम वो यहाँ पुट कर देंगे, इस तरह से हमारे पास ये एटलीस्ट 1 बैड एग की आ जाएगी। थर्ड पे प्रोबेबिलिटी 2 बैड एग्स एग्जैक्टली। अब 2 बैड एग्स के लिए हम कर लेंगे 3 में से 2 हमारे जो है बैड एग्स आ जाए और 9 में से 1 हमारा गुड एग आ जाए, और टोटल आपका हो जाएगा 12C3। इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी 6.21 का बी पार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास 6.22 क्वेश्चन है, इसमें हमने एन इंटीजर बिटवीन 3 एंड 5 इंक्लूसिव इज चूजन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर बट दैट इज द सेम डिविजिबल बाय 3। अब इसका तरह का जो बेसिकली इसका एस सैम्पल स्पेस आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले तो हमने सैम्पल स्पेस लिखना है, 3 और 12 के दरमियान में हमारे नंबर आ जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 12, ये टोटल सैम्पल स्पेस होगी, हमारे पास 10 पॉइंट्स बन जाएंगे। इवन ए उन्होंने डिफाइन किया कि आपके पास क्या होगा, इवेंट इंटीजर चूजन इज इवन नंबर। अब इवन नंबर 4 6 8 10 12 हो जाएंगे उसमें से, तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 1/2। बी इवेंट उन्होंने डिफाइन किया चूज इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 3, जो इवन नंबर भी हो डिविजिबल बाय 3 भी हो, तो 6 और 12 होगा जो डिवाइड कर सकते हो आप 3 पे प्रॉपर, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गई। सेकंड जो है बी आपका पार्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, compute the probability that number 1 of course their sum is even number, their product is even number। सबसे पहले तो आपने जो बेसिकली जो इसमें है लिखना, अब इसमें आपके पास होगा सबसे पहले तो अपने टोटल सैम्पल स्पेस कैलकुलेट करनी है, 20C3 आपने सेलेक्ट किया है, 20 आपके पास टोटल है, 20C3 हो जाएगा। देयर सम इज इवन, जिनका सम इवन है वो आपको आपने देख लेने। अब 20 टोटल क्वांटिटीज में से 10 का और सम होगा और 10 का इवन होगा, तो आपने जो है बेसिकली आपने क्या करना है इसमें, देयर सम इज इवन में आपने करना है 10C3 जिसका सम जो है 3 हो, वो 10 में से 3 ले लिया, प्लस 10C2 जिनका इवन होगा। नेक्स्ट आपका आपके पास आ जाएगा, अब ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आप लिख लेंगे टोटल आपका एन ऑफ एस हो जाएगा 20C3, ये आपका एन ऑफ एस हो गया। एन ऑफ ए आप कैलकुलेट करेंगे जिसका सम आपके पास इवन हो, तो आपके पास 10C3 यानी कि टोटल जो इवन है उसमें से सारे के सारे इवन आ जाए, उनका सम आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपका इवन हो जाएगा। और आप 10C3 करें 10C2 करेंगे, साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10C1। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए कैलकुलेट किया है कि आपका अगर दो अगर आपके पास ओड पॉइंट्स हो तो आप उन दोनों को ऐड करें और साथ उसमें इवन ऐड करें तो वो आपका
इवन ही रहेगा रिजल्ट। जैसे कि अगर आपके पास दो इवन ओड पॉइंट्स हैं 3 इन 3 को ऐड करती हूँ मैं, तो मेरे पास इसका रिजल्ट बन जाएगा 6, और उसमें एक इवन ऐड कर देती हूँ फर्दर, मेरे पास इवन कोई नंबर है 4, तो ये आप देखेंगे इसका सम 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल वेज ये हैं कि तीनों के या तीनों आपके इवन आ जाए, या फिर उसके पास दो ओड आ जाए और एक इवन पॉइंट आ जाए। तो इस तरह से आपने इन दोनों इवेंट्स को ऐड कर लेना, कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा रिजल्ट फर्स्ट पॉइंट का। देयर प्रोडक्ट इज इवन। अब देयर प्रोडक्ट इज इवन के लिए आपने ये करना है कि जिनका प्रोडक्ट आपके पास इवन हो, तो आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे जिसका इसको भी आप रिवर्स करके कैलकुलेट कर लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवन, नॉट प्रोडक्ट इज इवन। ठीक है, नो प्रोडक्ट इज इवन आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको आप देखेंगे 1 माइनस नो प्रोडक्ट इवन के लिए आपके पास हो जाएगा 10c3, यानी कि जो आपके जिनका सम इवन नहीं आएगा उसको, और टोटल 20c3 का आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बी पार्ट का। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में मार्क कराती जाती हूँ, आप कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज हम दोबारा से देख लेंगे। 6.22 का आपने सी पार्ट भी करना है। 6.23 जो ये है बेसिकली एग्जाम्पल की तरह है, या आपने ए बी सी पार्ट इसके भी करने हैं। 6.24 को भी आपने करना है। नेक्स्ट इसके पास आ जाता है 6.25, इसको भी आपने करना है, ये भी एग्जाम्पल की तरह है। 6.26 आपने इसको भी ट्राई करना है, ये भी हो जाएगा। इसमें आपने स्टेट, इन स्टेट और आउट स्टेट और टोटल लिखना है, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। 6.27 जो है बिल्कुल बी पार्ट, ये भी बिल्कुल हमारी एग्जाम्पल की तरह का है, एग्जाम्पल ये भी आपने करना है। 6.27 का सी पार्ट, 6.28 का बी पार्ट, 6.29 का बी और सी पार्ट। नेक्स्ट इसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 222 पे। 6.37 इसका ए बी सी पार्ट, 6.39, 6.40, 6.41 और 6.42 और 43। ठीक है, ये सारे आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, बस आपके कोर्स में इतने ही क्वेश्चन हैं इसके। मेरे लिए 6. नेक्स्ट पेज पे भी आ जाए। 6.46 भी करना है आपने। 6.47, 48 ना कीजिएगा, 46, 47, 49, ये सारे आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं, और जो नहीं होंगे वो मुझे बताना है। आई होप आपको आज का लेक्चर भी क्लियर हो गया होगा।